Hello friends, welcome to my channel. I am Abhishek, your math teacher. How are you friends? I hope all of you are good. Friends, previous lecture में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में समझा. उसके आगे हमारे अगली नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में क्या बताया गया? तो इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में बताया गया अ रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज़ कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन. क्या मतलब? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए एंड ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो वैसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल से हम और समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया. सेट में क्या है? सेट 1 2 3. इसमें पर्टिकुलर 3 एलिमेंट है सेट के. मैंने एक रिलेशन लिखा 1 1 2 2 3 3. तो आइए चेक करते हैं. देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि पर्टिकुलर अगर 1 है तो 1 का पेयर ऑर्डर बनना चाहिए, 2 है तो 2, 3 है तो 3. मतलब अगर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन इफ़ A इज़ बिलोंग्स टू सेट A then implies that AA is belongs to A. तो देखिए 1 सेट A में है 1 बना है, 2 सेट A में है 2 2 बना है, 3 सेट A में है 3. रिफ्लेक्सिव कंडीशन हो गया. नंबर सेकंड, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? इफ़ पेयर ऑर्डर्ड में AB है तो क्या होना चाहिए? BA होना चाहिए. तो आप इसको चेक कर सकते हैं. कैसे? तो देखिए 1 1 का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए AB है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट BA भी तो 1 1 ही होगा. फिर 2 2 का अपोजिट 2 2, 3 3 का अपोजिट 3 3. मतलब AB भी रिलेशन में है, BA भी रिलेशन में है. तो इस कंडीशन से ये सिमेट्रिक भी हुआ. अगली कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव की. तो ट्रांजिटिव की कंडीशंस में क्या होता है? कंडीशंस आपको बताया गया है कि अगर मान लीजिए ट्रांजिटिव में AB रिलेशन में है एंड BC भी रिलेशन में है तो क्या हमको होना चाहिए? AC भी रिलेशन में होना चाहिए. अब आइए 1 1 का मतलब क्या? AB. इसका अपोजिट अगले में क्या ले सकते हैं? BC. ठीक है. तो ये मतलब क्या? 1 1 फिर अगेन 1 1 फिर इसका अपोजिट क्या? 1 1 मतलब AC. ठीक है. तो ये बात ध्यान रखिएगा. ऐसे ये जो रिलेशन मैंने लिखा है एक ऐसा एग्जाम्पल है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, क्या है? ट्रांजिटिव भी है. तो ऐसे जो रिलेशन होंगे वो क्या होंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन. क्या क्लियर है? आइए आते हैं NCERT के कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन को करते हैं और वो समझते हैं कि उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे. देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 को हम समझते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन. एक L सेट दिया है जो प्लेन में है और वो डिफाइन कर रहा है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन. एंड R बी रिलेशन इन L डिफाइंड एज रिलेशन L1, L2 is perpendicular such that L1 is perpendicular to L2. कह रहा है show that R is a symmetry but neither reflexive and transitive. क्वेश्चन कह रहा है कि सर शो करिए कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं. अब आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि सर ये एक प्लेन है और इस प्लेन में बहुत सी लाइनें हैं. एक लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी कई तरीके की लाइन है. और ये जो लाइन है वो सेट ऑफ ऑल लाइंस हैं इन अ प्लेन. इसको सेट L बोल रहा है. सेट क्या बोल रहा है? सेट L बोल रहा है. तो इस कंडीशन से मैं लिख सकता हूँ कि जो L है वो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन. क्या है? प्लेन में. अब इस पे रिलेशन क्या दिया? रिलेशन ये दे रहा है कि L1, L2 रिलेशन डिफाइन है इज सच दैट L1, L2 मतलब ये रिलेशन इस पेयर ऑर्डर में रहेंगे कि L1 हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा?
L2 के। तो इस कंडीशन से पहले मुझे चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट किसी सेट ए का पार्ट है तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा जब उसके रिलेशन में उस एलिमेंट का पेयर ऑर्डेर्ड मिले, उस रिलेशन में उसका पेयर ऑर्डेर्ड उसको मिले। ठीक है, अब आगे ध्यान सुनिएगा। तो L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ हिल। अब ये बताइए, मैं लेट कर रहा हूँ कि L1 कोई लाइन है, L1 कोई लाइन है जो बिलोंग्स करती है सेट L में। तो आप मुझे बताइए L1 इज़ परपेंडिकुलर L1 मतलब क्या, कोई भी लाइन, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक L1 लाइन है, तो मैं आपसे पूछूं क्या L1 अपने आप का परपेंडिकुलर है, तो आप क्या बोलेंगे, कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होता। अगर लाइन ऐसे हो जाती तब हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर है, लेकिन लाइन अपने आप का मतलब वही लाइन फिर अपने आप का क्या होगी, पैरेलल होती है, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर, L1 शो L1 कॉमा L1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू R। अब L1 सेट L का पार्ट है लेकिन रिलेशन की कंडीशन से L1 अपने आप का परपेंडिकुलर, अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अब नहीं होगा तो रिलेशन में नहीं मिलेगा, रिलेशन में नहीं मिलेगा तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन से हम क्या लिखेंगे, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज़ अ नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद अब आइए देखिए दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन को देखिए, सिमेट्रिक की कंडीशंस हमने सीखा है, इफ़ ए बी इज़ बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाइज दैट बी ए इज़ बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूँ L1 इज़ परपेंडिकुलर L2, L1 इज़ परपेंडिकुलर L2, इसका मतलब ये हो गया L1 कॉमा L2 से रिलेशन के पार्ट होंगे। मैं लेट कर रहा हूँ, इसको लेट किया जाता है, लेट L1 परपेंडिकुलर L2। अब मुझे बताइए अगर मैं कहूँ ये L1 लाइन है और ये क्या है, L2 है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे कंडीशन पे मैं कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट L2 इज़ परपेंडिकुलर L1, इट मीन्स दिस इज इम्प्लाइज दैट L2 कॉमा L1 इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ए बी रिलेशन में है, बी ए भी मिल जाएगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो L1 इज़ अ परपेंडिकुलर L2, देन L2 इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर L1, शो इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एनसीईआरटी का एक अनदर एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन 2 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R T1 comma T2 is such that T1 is congruent to T2, show that R is an equivalence relation। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। अब प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, कोई ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, कोई ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, कोई ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल बन सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक प्लेन में ऐसे सेट ऑफ ट्रायंगल्स हैं, क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल है, जिसको टी से उसने डिनोट किया है। टी को उसने क्या कहा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब कह रहा है रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन कह रहा है कि T1 कॉमा T2
T1 comma T2 इज सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ क्या T2। T1 T2 रिलेशन में तभी होते हैं जब T1 T2 के क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो अब शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव की। फिर वही बात रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है इफ़ A बिलोंग्स टू सेट A देन इम्प्लाइज दैट A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब कंडीशन चेक करिए। तो मैं लेट कर रहा हूँ, आप बताइए T1 मैंने कोई ट्रायंगल लिया जो बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल T से, सेट ऑफ ट्रायंगल से। तो आप मुझे बताइए कोई भी ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। माने मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये अगर ये ट्रायंगल है और मैं पूछूं कि ये ट्रायंगल अपने आप का, तो सेम कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है सेम हो जाए, एंगल सेम, साइड सेम, तो अपने आप का तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना। T1 इज कॉन्ग्रुएंट T1, इट मीन्स कह सकते हैं T1 कॉमा T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ए से बिलोंग करेगा तो उसके प्योर रिलेशन में होने चाहिए। वैसे T1 इज बिलोंग्स टू कोई ट्रायंगल है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स में बिलोंग करता है, तो ये ट्रायंगल अपने आप का हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट होगा। इस कंक्लूजन से मैं ये कह सकता हूँ T1 कॉमा T1 इज बिलोंग्स टू R। तो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव क्या, तो आप लिख सकते हैं शो इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए अब रिफ्लेक्सिव के बाद हमारे पास क्या आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है इफ़ ए बी रिलेशन में है तो बी भी रिलेशंस में होना चाहिए। तो अब कंडीशन करता हूँ, लेट करता हूँ T1 कॉन्ग्रुएंट ऑफ T2, T1 कॉन्ग्रुएंट ऑफ T2 लेट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या T1 कॉमा T2 इज बिलोंग्स टू R। अब मुझे बताइए सो इम्प्लाइज दैट, आप कह रहे हैं कि मैंने एक T1 ट्रायंगल ले लिया, एक अनदर ट्रायंगल क्या ले लिया T2। आप कह रहे हैं T1 T2 का क्या है कॉन्ग्रुएंट है, T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है। तो इस कंक्लूजन से ये कह सकते हैं कि T2 भी T1 का कॉन्ग्रुएंट है, T2 भी T1 का कॉन्ग्रुएंट है। तो इट इज इम्प्लाइज दैट T2 is also congruent of T1. So implies that what can we say that T2 comma T1 is also belongs to R। A B रिलेशन में है, B A भी रिलेशन में है तो सिमेट्रिक होगा। T1 T2 रिलेशन में हुआ, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स T2 T1 के रिलेशन में होगा। सो इट इज़ अ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की कंडीशन को देखिए क्या कहता है इफ़ ए बी इज बिलोंग्स टू आर एंड बी सी इज बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाइज दैट क्या ए सी बिलोंग्स टू आर। अब कंडीशन को देखिए हमने लेट किया T1 इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ T2, इट मीन्स क्या T1 कॉमा T2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन अगेन एंड T2 कॉन्ग्रुएंट ऑफ T3 देन इम्प्लाइज दैट T2 कॉमा T3 इज बिलोंग्स टू R, इज बिलोंग्स टू R। ध्यान सुनिएगा मैंने लेट क्या किया T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है एंड T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूँ T1 T2 रिलेशन में बिलोंग करते हैं। अगला क्या है T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है तो ये कह सकता हूँ कि T2 T3 के रिलेशन में बिलोंग करता है। अब मुझे बताइए यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 ट्रायंगल ले लूँ और यहाँ पे कहूँ T1 T2 एंड क्या T3। अब मैंने कहा T1 इज़ अ कॉन्ग्रुएंट ऑफ T2, T2 इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट ऑफ T3, तो T1 T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट। तो इस कंडीशन पे ये भी तो कह सकता हूँ कि T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है क्या,
तो इस कंडीशन से मैं कह सकता हूँ शो T1 इज ऑल्सो congruent of T3 is implies that T1 comma T3 is also belongs to R. So it is a transitive, and a relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation. तो conclusion पे हम क्या लिख सकते हैं? Is an equivalence रिलेशन। क्या क्लियर है? ठीक है।